हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन पढ़ रहे थे। एकल झिरी द्वारा सिंगल स्लिट द्वारा हमने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन किया था। वो बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट में हमने 2 स्लिट ली थी और इस डिफ्रैक्शन में इसमें हमने सिंगल स्लिट से ही क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन किया है। हमारे पास कुछ फॉर्मूले आए थे। फर्स्ट मिनिमा था, सेकंड मिनिमा था, nth मिनिमा था, फिर मैक्सिमास देखे थे। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं हम रिलेटेड टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम दोनों में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने एंगुलर विड्थ तो निकाल ली थी। एंगुलर विड्थ जो थीटा आया था, जैसे फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा क्या आया था, फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा 1 बराबर क्या आया था, लेमडा अपॉन ए आया था ना। सेकंड मिनिमा के लिए थीटा 2 इक्वल टू आया था 2 लेमडा अपॉन ए आया था। और मैक्सिमाज की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का जो मैक्सिमाज होता है उसके लिए आया था 3 लेमडा बाई 2। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 ये क्या थी, एंगुलर पोजीशन थी। मिनिमाज और मैक्सिमाज की एंगुलर पोजीशन थी। ठीक है, 2a। ओके, जैसे मान लो ये हमारे पास सेंटर था M, ये सिंगल स्लिट थी A B। ठीक है, ये M था, ये स्क्रीन थी, ये इसका सेंटर पॉइंट O था और ये P पॉइंट था, इसे Y डिस्टेंस पर। इस P पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे थे कि मैक्सिमाज होगा कि मिनिमाज होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि इस पॉइंट से इसको अगर ज्वाइन कर दी तो ये जो एंगल है थीटा 1, अगर ये एंगल थीटा 1 है तो पॉइंट P पर ये देखो, इस ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, वही क्या है, इसका एंगुलर विड्थ है, कोण ये एंगुलर पोजीशन है या कोण ये स्थिति होगी। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले भी उनके लिए भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी कोणीय स्थिति आ गई, एंगुलर पोजीशन आ गई कि यहाँ पर आपका मिनिमा बने चाहे मैक्सिमा बने, कोण कितना बनाएगा। इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो मैक्सिमा या मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगा, वो कोण कितना बनाएगा। वो कोण तो क्या था, एंगुलर पोजीशन थी कि कितने एंगल पर बन रहा अपना मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इस डिस्टेंस भी निकालेंगे। ये डिस्टेंस क्या होगी कि अपना कोई मिनिमा या मैक्सिमा जो होगा वो इसके सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर होगा। ये y के लिए हमने डेरिवेशन नहीं किया था। ठीक है, जैसे हमने इंटरफेरेंस में व्यतिकरण में हमने डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए y डिस्टेंस निकाली थी, इक्वेशन नंबर 6 आई थी। सेम टू सेम वही इक्वेशन यूज में लेनी है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अनंत मिनिमा की जो y डिस्टेंस है वो y कितनी आएगी, उसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, कंप्यूटर एग्जाम में भी इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, पर्दे के केंद्र बिंदु एनवे निम्निष्ट की दूरी। ओके, अब देखिए हमें जो इंटरफेरेंस निकाला था, तो इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन में हमारे पास y इक्वल टू ये आया था डेल एक्स डी अपॉन स्मॉल डी, ये आया था। इसी फॉर्मूले को उठाना है, इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, फॉर्मूला यही उठाना है। वहां पे भी पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस थी वो y बराबर डेल एक्स डी अपॉन डी थी।
और यहाँ पे भी y डिस्टेंस यही आएगा, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर जो ये डेलक्स है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और d क्या थी, स्मॉल d क्या थी, S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस थी। लेकिन यहाँ पर S1 और S2 दो सोर्स नहीं है, यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल V के बीच की डिस्टेंस होगी, और वो क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट है। स्लिट की चौड़ाई है, झिरी की चौड़ाई है, वो क्या है, स्मॉल a है। ठीक है ना। तो nth के लिए देखें तो yn आ गया, nth के लिए yn आ गया। डेलक्स, निम्निस्ट के लिए डेलक्स की वैल्यू क्या आई थी, nth जो अपना जो मिनिमा मिला था, nवा जो निम्निस्ट था, उसके लिए हमारे पास डेलक्स पथांतर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना था, n लेम्डा था। क्या था, n लेम्डा। तो डेलक्स की वैल्यू तो क्या लिखी जाएगी, n लेम्डा। कैपिटल D आ गया अपॉन स्मॉल d की जगह a लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, a। वहां पर हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट में हम S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिंगल स्लिट है और a और b, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, a है। तो स्मॉल d की जगह a लेना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप किसी भी निम्निस्ट, किसी भी मिनिमा की सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें हम देखें, फॉर फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी, n इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। n की वैल्यू ऐसे चलेगी। फर्स्ट मिनिमा के लिए फॉर्मूला बनाए तो n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, yn इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लेमडा d अपॉन स्मॉल a आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि फर्स्ट मिनिमा की ये डिस्टेंस है तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। लेमडा गिवन होगा, d गिवन होगा, a गिवन होगा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। d क्या है, d क्या है, आपकी जो स्लिट्स है, सिंगल स्लिट है, उसकी स्क्रीन से क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, आगे यहाँ पर लिख लेना कि जो d जो है ना, d और a के बारे में देख लेते हैं। लेमडा तो हमें पता है कि वेवलेंथ है। d इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इस ये जो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, इसके आगे लिख लेना, ये लिखा था d इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सिंगल स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन ए सिंगल स्लिट एंड स्क्रीन। और स्मॉल ए क्या है, साइज ऑफ सिंगल स्लिट, साइज ऑफ सिंगल स्लिट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कैपिटल डी क्या है, एकल झिरी व पर्दे के मध्य दूरी, एकल झिरी व पर्दे के मध्य दूरी। स्मॉल ए क्या है, झिरी की चौड़ाई, एकल झिरी की चौड़ाई। ठीक है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब अगर हम सेकंड मिनिमा की बात करें तो एक दो फॉर्मूला बना लेते हैं, बाद में आपको पता चल जाएगा कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। ये फॉर्मूला आना चाहिए। सेकंड अगर मिनिमा की बात करें, सेकंड मिनिमा द्वितीय निम्निष्ट की अगर बात करें तो द्वितीय निम्निष्ट के लिए y इक्वल टू क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो ये आ जाएगा y2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 लेमडा d अपॉन d आ जाएगा, 2 लेमडा d अपॉन d आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ये सेकंड जो मिनिमा है द्वितीय निम्निष्ट की केंद्र से अगर दूरी दे रखी है सेंटर से, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। देखो यहाँ पर 2 आ गया मल्टीप्लाई में, 2 लेमडा d अपॉन, फॉर्मूला चेंज हो गया ना,
तो सभी के लिए लेमडा डी अपॉन डी ए नहीं लगेगा, ये एन की वैल्यू भी साथ में पुट करनी है यहाँ पर, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। फॉर्मूला सही लगाना है। तो ये आपको याद रखना है, जो भी आपको निम्निष्ठ, जो भी आपको मिनिमा गिवन है, तो यहाँ पर जैसे 5वां गिवन है तो एन की वैल्यू 5 रख दो, 6 गिवन है तो एन की वैल्यू 6 रख दो, ठीक है ना। एक और निकाल लेते हैं सी। और थर्ड मिनिमा, तृतीय अगर थर्ड अगर निम्निष्ठ की बात करें तो n इक्वल टू 3 रख दोगे, ये आ जाएगा 3 लेमडा डी अपॉन ए, ये सी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका कोई सा भी मिनिमा गिवन हो, आप निकाल फॉर्मूला बना सकते हो ना, बना सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये तो हो गई मिनिमा की बात, मिनिमा की डिस्टेंस ये होगी, ओके। अब मैक्सिमा की बात कर लेते हैं हम। सेकेंड हेडिंग डालना, डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, nवें उच्चिष्ट की दूरी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमाज अगर गिवन हो, मैक्सिमा की डिस्टेंस दी गई हो कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पर मैक्सिमाज ऑब्टेन हो रहा है और इतने ऑर्डर का मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है, तो अगेन वही फॉर्मूला लेना है। एनवे के लिए देखना है तो वाई एन हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। डेलक्स की वैल्यू क्या आएगी, एनथ, वो तो फर्स्ट के लिए थी, एनथ के लिए कितनी थी, एन के टर्म में क्या फॉर्मूला आएगा, डेलक्स की वैल्यू क्या थी, 2n प्लस 1 है, 2n प्लस 1 है 2 थी, लेमडा वाई लेमडा डी अपॉन ए 2a आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमाइज के लिए होगा 2n प्लस 1 है लेमडा डी अपॉन ए 2a। इसमें उल्टा चलता है, इंटरफ्रेंस में ये जो फॉर्मूला आया था 2n माइनस 1 किसके लिए आया था, काली फ्रिंज के लिए, निम्निष्ठ के लिए आया था, बोले तो मिनिमाज के लिए आया था, ओके। और वो फॉर्मूला है वो किसके लिए आया था, मैक्सिमाज के लिए आया था, इसमें उल्टा है। तो ये एक डिफरेंस हो गया है दोनों में। आगे हम लिखेंगे वह जहां n की वैल्यू अगेन 1 से शुरू करनी है, 0 से शुरू नहीं करनी, क्योंकि 0 के लिए सेंट्रल मैक्सिमा ऑब्टेन होगा, और सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हें पता है ये सेंटर में बन नहीं रहा है, उसकी पोजीशन क्या निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम देखें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की बात करें, प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए, प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए देखें तो n की वैल्यू 1 रखनी है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, वाई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 लेमडा डी अपॉन ए 2a आ जाएगा, ये फॉर्मूला लेना है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का मैक्सिमाज अगर की पोजीशन गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार तीनों के लिए निकाल लो, थर्ड 3 तक तो निकालते हैं, थर्ड मैक्सिमा तक निकालते थे, बी क्या होगा, और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, y2 हो जाएगा, और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 5 लेमडा डी अपॉन ए 2a। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सेकंड मैक्सिमा, ओके। द्वितीय कोटि के उच्चिष्ट के लिए फॉर्मूला है, तृतीय कोटि का निकाल लो, किसी के लिए भी निकाल सकते हो ना। एक और ले लेते हैं, फॉर थर्ड
ये क्या जाएगा 7a लेमडा बाई 2a। ठीक है, आगे सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, अगर ये याद है तो आप कोई फॉर्मूला बना सकते हैं इजीली। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर्सन के अनुसार जो भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा गिवन है उसके हिसाब से मैक्सिमा का ये फॉर्मूला है और मिनिमा का वो फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है ना, और जैसे इंटरफेस में मैंने आपको बताया था वैसे इसमें भी दो के बीच के डिफरेंस भी दे सकता है। ठीक है ना, जैसे आपको कह दिया जाए कि एक तो आपका सेवंथ ऑर्डर का 7वीं कोटि का मैक्सिमा है, उचिष्ट है। ओके, और एक थर्ड ऑर्डर का मिनिमा है। तो फॉर्मूले आपको यही काम में लेने हैं। 7th ऑर्डर का मैक्सिमा है और थर्ड ऑर्डर का क्या है मिनिमा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, इन दोनों के बीच की क्या दे रखी है डिस्टेंस दे रखी है। तो इसका मतलब 7th वाला ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो 7th वाले में थर्ड वाला घटाना है। तो y 7 क्या मैक्सिमा ना, मैक्सिमा माइनस y3 मिनिमा, ये आपको गिवन होगा। ये गिवन तो आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। y7 मैक्सिमा क्या हो जाएगा, y7 मैक्सिमा 7 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 15/2, 15 लेमडा डी अपॉन 2a माइनस y3 मिनिमा, मिनिमा क्या था n लेमडा डी अपॉन डी, तो 3 लेमडा बाई डी माइनस 3 लेमडा, ये 2 आएगा 3 लेमडा डी अपॉन 2a। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट कर दो तो फॉर्मूला तो अपना लेमडा डी अपॉन a के टर्म में आएगा, ये आ जाएगा 12 है लेमडा डी अपॉन 2a, बोले तो 6 लेमडा डी आ जाएगा। सर वहाँ पर खाली ये आएगा सेकंड में 3 लेमडा डी। हाँ, ये तो क्या आ जाएगा, ये 6 इधर जाएगा 6 हो जाएगा 9 लेमडा डी अपॉन 2a आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये बन गया। लेमडा डी और a इन तीनों की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है ना, तो डिफरेंस भी दे सकते हैं, दो मैक्सिमाज में भी डिफरेंस दे सकते हैं, दो मिनिमाज में भी डिफरेंस दे सकते हैं, और एक मैक्सिमा और एक मिनिमा में भी डिफरेंस दे सकते हैं। तो हम फॉर्मूला बना लेंगे, यही फॉर्मूले हमें यूज में लेने हैं। ठीक है ना, तो इनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इनको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। इंपॉर्टेंट है, RBSC पिछली बार भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये 2019 में ही आया है 20 में। अभी जो एग्जाम हुई है उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये डिफरेंस पूछा था 2 नंबर में। ठीक है ना, तो जितने नंबर का है उतने डिफरेंस लिखने हैं। 1 नंबर का है तो 1 डिफरेंस, 2 नंबर का है तो 2 डिफरेंस। ठीक है, और जब भी डिफरेंस पूछा जाए 2 क्वांटिटी में तो आपको टेबल बनाकर करना है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना, टेबल बनाकर आपको उनको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने इंटरफेरेंस भी पढ़ा है, व्यतिकरण भी पढ़ा है, और हमने विवर्तन डिफ्रैक्शन भी पढ़ा है। दोनों में क्या डिफरेंस मिला, दोनों के ग्राफ से हम देखेंगे। देखो ये हमारे पास जो ग्राफ आया था, बनाना नहीं है ये, ठीक है ना, इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगा टेबल। ठीक है ना, उससे आप कर लेना, क्योंकि थ्योरेटिकली ये समझा देता हूं और अब PDF देकर लिख लेना। ठीक है, इंटरफेरेंस के लिए हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिला था, वो ये मिला था।
और डिफ्रैक्शन में क्या मिला था, ये मिला था। सेंटर टू मैक्सिमम। ये मिला था कि मिला था। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस यही है कि इंटरफ्रेंस जो है व्यतिकरण, उसमें हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कोहेरेंट लाइट सोर्स लेते हैं। S1 और S2 जो हमारे पास स्लिट थी, इसका मतलब इसमें दो स्लिट होते हैं। इंटरफेस में दो स्लिट थी, S1 और S2, ठीक है। इसमें इंटरफेस में क्या होता है कि इस S1 और S2 से जो सुपरपोजेज वेव्स है, जो इसे प्रोड्यूस वेव्स है, वो आपस में सुपर इम्पोज होकर स्क्रीन पर इंटरफेस पैटर्न व्यतिकरण प्रारूप बना रही थी ना। तो इसका मतलब इंटरफेस में हमें 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज में लेते हैं, ओके। और उन 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज से जो प्रोड्यूस्ड वेव है वो किसी पॉइंट पर सुपरइम्पोज होती है और हमें इंटरफेस पैटर्न मिलता है। तो इसमें तो 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स यूज में लेते हैं। बट डिफ्रैक्शन में क्या था, डिफ्रैक्शन में हमने कोई डबल सोर्स नहीं लिए थे। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक सिंगल वेव फ्रंट होता है AB। यहाँ से जो सिंगल वेव फ्रंट निकलेगा, उस वेव फ्रंट को ही हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। कभी इवन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, कभी ओड पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलता है, एक सिंगल वेव फ्रंट से जो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट्स होंगी वो किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगी और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना। तो व्यतिकरण में तो क्या होता है कि 2 कला संबंधी प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से हमें व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त होता है। लेकिन विवर्तन में क्या होता है, किसी एक ही तरंगागर से या एकल तरंगागर से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से हमें विवर्तन प्रारूप मिलता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, तो ये एक्सपेरिमेंट से ही आ गया ये तो। इसमें 2 सोर्स लिए थे, 2 स्लिट्स ली थी और इसमें एक सिंगल वेव फ्रंट था, ठीक है। सेकंड, इंटरफ्रेंस में हमें पता है कि हमें ऐसे फ्रिंजेज ऑब्टेन होती है और इन फ्रिंजेज के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस पैटर्न बोलते हैं। सेंटर में हमें ब्राइट मिलती है ऐसे, फिर डार्क ब्राइट डार्क ऐसे मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, ओके। तो इंटरफेस में क्या होता है कि ये क्या है, ब्राइट फ्रिंजेज है, चमकीली फ्रिंजेज है। इन सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है। बोलो तो इंटेंसिटी सेम होगी, सबकी चमक बराबर होगी। ये नहीं कि ये मिड वाली ज्यादा चमकेगी, ये धीरे धीरे चमक कम होती जाएगी, नहीं। सभी इंटरफेस पैटर्न में सभी जो डार्क फ्रिंजेज है उन सभी की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यहां से हम देख भी सकते हैं, ये मैक्सिमाज है, ये क्या ब्राइट फ्रिंजेज है, ये क्या है, ब्राइट फ्रिंजेज है। क्या सभी की हाइट सेम नहीं है क्या, सभी की हाइट सेम नहीं है क्या? सभी जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेज होंगी उनकी इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी इन द इंटरफेस पैटर्न। व्यतिकरण प्रारूप में सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रताएं क्या होगी, समान होगी। लेकिन विवर्तन की बात करें तो देखो ये टिब्बा घटता जा रही, ओके। व्यतिकरण विवर्तन में अगर देखें इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेंट्रल जो मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी इंटेंसिटी तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट बोथ साइड ऑफ दिस सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमाज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके दोनों तरफ चलेंगे तो मैक्सिमाज की इंटेंसिटी क्या है, घटती जा रही है। देखो घटती जा रही कि नहीं घटती जा रही। इसमें तो सभी मैक्सिमाज या सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होगी, बट इसमें सेंट्रल जो मैक्सिमा उसकी तो मैक्सिमम होगी, उसके बोथ साइड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओके। तो विवर्तन प्रारूप में जो केंद्रीय उच्चिष्ट है उसकी तीव्रता तो सबसे अधिक होगी और केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ जो उच्चिष्ट होंगे जिनको हम द्वितीयक उच्चिष्ट बोलते हैं उनकी तीव्रता क्या होती है, घटते हुए क्रम में प्राप्त होगी, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। अगेन देखिए, अगर हम व्यतिकरण प्रारूप इंटरफेस पैटर्न की बात करें तो सभी जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज होंगी, ये ब्राइट है, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, सभी की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम होती है। हमने फ्रिंज विड्थ निकाली थी, डार्क की कितनी आई थी, लेमडा डी अपॉन डी, और ब्राइट की भी क्या आई थी, लेमडा डी अपॉन डी। सभी इन द इंटरफेस पैटर्न जो विड्थ ऑफ ए डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज होंगी, ऑल द डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज, उनकी विड्थ क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे समान चौड़ाई की पट्टियां प्राप्त होगी। बट इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न
डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये तो सबसे अधिक चौड़ा मिलेगा, उसके बाद में जो मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगी उनकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, ये सबसे ज्यादा विड्थ का होगा, बाद में विड्थ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। आप इससे भी देख सकते हो वो ज्यादा विड्थ नहीं है क्या, फिर डिक्रीज होती जाएगी। ओके और नॉट ओके? ओके। व्यतिकरण में क्या होगा कि सभी चमकीली और काली फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होंगी, लेकिन विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय जो उच्चिष्ट होगा उसकी चौड़ाई सबसे अधिक होगी और उसके दोनों ओर जो चौड़ाइयां होंगी उच्चिष्ट और निम्निष्ट होगी वो घटते हुए क्रम में होगी, घटती जाएगी। ठीक है, आगे देखो, हमें पता है कि हमने ये फॉर्मूले लिखे थे कि अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें, व्यतिकरण की बात करें, तो एन ब्राइट, अनंत ब्राइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था लेमडा एन लेमडा डी अपॉन डी, और अनंत अगर डायरेक्ट के लिए बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आया था 2n - 1 लेमडा डी अपॉन 2d। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो yn जो हमारे पास मिनिमा आता है उसके लिए आता है n लेमडा डी अपॉन a, और yn मैक्सिमा जो आता है वो आता है 2n + 1 लेमडा डी अपॉन 2a। इसका मतलब ये है कि nth पोजीशन पर इंटरफेरेंस में देखो nth पोजीशन पर क्या मिली, nth पोजीशन पर क्या मिल रही है, ये जो फॉर्मूला आ रहा है, ये जो फॉर्मूला, इसको मैं वाई डे से ले लेता हूं क्योंकि ये अलग हो गया, ठीक है ना। एन लेमडा डी अपॉन डी, यहाँ पे भी एन लेमडा डी अपॉन डी फॉर्मूला सेम है ना, इसका मतलब दोनों पोजीशन सेम होगी। ये जहां पर ब्राइट है वहां पर क्या है, मिनिमा है, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं ना, ये दोनों इक्वल हो गए, डी है वो ए के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब है वाई एन ए बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई एन ए मिनिमा आ गया, आगे क्या गया। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जहां पर जिस पोजीशन पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ब्राइट फ्रिंज बोले तो जहां पर मैक्सिमा मिलेगा, डिफ्रैक्शन में उतने ही पोजीशन पर हमें ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा नहीं मिलेगा, क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है। ठीक है, इंटरफेरेंस में जहां पर मैक्सिमा मिला था बोले तो इंटेंसिटी ज्यादा थी, बोले तो ब्राइट फ्रिंज मिली थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न में उतने ही पोजीशन पर उतने ही डिस्टेंस पर हमें मैक्सिमा नहीं मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। और इसका अपोजिट भी सही है कि जहां पर हमें इंटरफेरेंस में मिनिमा मिलेगा वहां पर डिफ्रैक्शन में हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है ना। अगर मान लो ये है, जैसे मान लो ये हमें प्राप्त हुआ है, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा बोले तो डायरेक्ट, ये क्या है आपका डिफ्रैक्शन है, ये इंटरफेरेंस है। अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो ये सेंट्रल तो मैक्सिमा ही होगा, लेकिन बाद में यहाँ में मिनिमा है तो यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ क्या है मैक्सिमा तो यहाँ पर इसका क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, उल्टा चलेगा। आगे बात समझ में, इंटरफेरेंस में जिस पोजीशन पर मैक्सिमा बनेगा, ठीक है, डिफ्रैक्शन में उसी पोजीशन पर मिनिमा मिलेगा, ओके, और जहां मिनिमा मिलेगा वहां मैक्सिमा मिलेगा। ओके ओके, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट ये है कि इंटरफेरेंस में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को देखें, अगर विनाशी व्यतिकरण को देखें तो विनाशी व्यतिकरण में अगर दोनों अध्यारोपित तरंगों की, दोनों सुपरपोजेज वेव्स के जो एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हो, आयाम और तीव्रता आई दोनों इक्वल हो, बोले तो ये आयाम को हम एम्पलीट्यूड को ये ले लेते, EM1 बराबर EM2 बराबर T नोट हो, या I1 बराबर I2 बराबर I नोट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम हो तो हमें पता है कि स्क्रीन पर हमें एकदम टोटल डार्कनेस नजर आता है, डार्क फ्रिंज ऑप्टिन होगी, बोले तो इंटेंसिटी 0 मिलती है। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें इंटेंसिटी 0 मिलती है। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टोटल डायरेक्टनेस सक्सेस हो जाता है, बट डिफ्रैक्शन पैटर्न में कहीं पे भी हमें 0 इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, मिनिमम मिलती है बट 0 नहीं मिलेगी। मिनिमम और मैक्सिमम जानते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा है, चमक ज्यादा लाइट की, अगर चमक कम है तो क्या है, इंटेंसिटी कम है, ठीक है, लेकिन 0 नहीं मिलेगी। इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें इंटेंसिटी 0 मिलती है,
कब है? रेस्ट्रिक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में। बट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी मिनिमम तो होगी बट जीरो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखना ये 2 पॉइंट, ये और ये देखो। व्यतिकरण में ये और ये पोजीशन सेम है, एन लेमडा डी अपॉन डी, एन लेमडा डी अपॉन डी। तो ये एन लेमडा एन वाई एन बीटा इज इक्वल टू या वाई एन ब्राइट चमकीली बराबर वाई एन निम्निष्ठ, ठीक है ना। तो कहने को मतलब व्यतिकरण में जिस स्थिति पर आपका क्या मिलता है, चमकीली फ्रिंज मिलती है। चमकीली फ्रिंज बोली तो तीव्रता अधिकतम, तीव्रता अधिकतम बोली तो उच्चिष्ट। व्यतिकरण में जिस पोजीशन पर जितनी दूरी पर हमें क्या मिलता है, उच्चिष्ट मिलता है, विवर्तन में क्या होगा, उतनी दूरी पर हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मिलेगा। और इसका रिवर्स भी सही है, व्यतिकरण में जितनी दूरी पर हमें निम्निष्ठ मिलेगा, विवर्तन में उतनी ही दूरी पर हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो व्यतिकरण में क्या होता है कि व्यतिकरण में हमने एक कंडीशन देखी थी कि जो आपका विनाशी व्यतिकरण होता है, तो विनाशी व्यतिकरण में अगर अध्यारोपी तरंगों के आयाम या तीव्रताएं बराबर हों तो विनाशी व्यतिकरण में जो परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त होती है वो 0 प्राप्त होती है। तीव्रता 0 है तो टोटल डार्कनेस अकर्ष होगा, ठीक है ना, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। इसका मतलब तीव्रता हमें शून्य मिलती है। व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ये जो डार्क फ्रिंजेज है यहाँ पर इंटेंसिटी क्या मिलती है, हमें 0 मिलती है। क्या मिलती है, 0। यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। बट डिफ्रैक्शन है, विवर्तन प्रारूप में हमें निम्निष्ठ तो प्राप्त होंगे। निम्निष्ठ का मतलब ये नहीं है कि तीव्रता शून्य है, निम्निष्ठ का मतलब तीव्रता कम है। विवर्तन में हमें निम्निष्ठ तो मिलेंगे बट तीव्रता कहीं भी 0 नहीं मिलेगी, ठीक है ना, तीव्रता 0 नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, टेबल बना के भेज दूंगा, ठीक है ना। तो एक पेज छोड़ लेना पूरा, ठीक है, एक पेज छोड़ देना। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा ही है बट इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा तथा विभेदन क्षमता, रिजोल्यूशन लिमिट एंड डिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हमने पिछले चैप्टर में 3 टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखे थे। 3 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र थे, एक मानव नेत्र था, एक माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप, एक सूक्ष्मदर्शी था, एक दूरदर्शी था। तो मानव नेत्र को छोड़ देते हैं, जो कृत्रिम इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इन दोनों की हम विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता
ये रिजोल्यूशन लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर हम देखते हैं क्या होती है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे पहले हम टेलीस्कोप की निकालेंगे। दूरदर्शी की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता देख लेते हैं, उसके बाद में सूक्ष्मदर्शी की देख लेते क्या होती है वो हम देखते हैं। एडिंग डाल लेना ये ठीक है, सिंपल सा है। पहले हम रिजोल्यूशन लिमिट देखते हैं। जैसे कोई दूर कहीं दो स्टार है, ये स्टार है, एक ये स्टार है और एक ये स्टार है। समझ लेना इसको अच्छे से, समझ लो, उसके बाद में लिखो। ओके, हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो टेलीस्कोप में हमें पता है कि दो लेंस होते हैं। इधर वाला लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और इधर वाला जो लेंस होता है वो आई लेंस होता है। ये अभिदर्शक लेंस होता है और इधर वाला क्या होता है, नेत्रिका होता है। तो जो स्टार से जो लाइट आएगी वो कौन से लेंस पर गिरती है, आके ऑब्जेक्टिव लेंस से अभिदर्शक लेंस पर गिरेगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, अभिदर्शक लेंस, ठीक है। सिंपल डायग्राम बनाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट हम काम में नहीं लेना है कि भाई इस लेंस से हमें रिफ्रैक्शन होगा, वैसे नहीं, ठीक है ना। ये जो दोनों है, ये दोनों स्टार है, वो इस लेंस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, थीटा कर रहे हैं। और इन दोनों की इमेज हमें ऑब्टेन होगी। इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से देखेंगे तो इमेज दिखेगी ना। इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, मान लो इमेज बनेगी, और इसकी इमेज मान लो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अब ड्यू टू द डिफ्रेक्शन, विवर्तन के कारण हमें केवल इतनी ही इमेज, ये जो पॉइंट है इतना ही इमेज नहीं दिखेगी। हमें डिफ्रेक्शन के कारण क्या होता है कि बीच में तो क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, बीच में तो स्टार की बहुत ज्यादा चमक दिखेगी और उसके दोनों तरफ ऐसे वलयाकार रिंग के रूप में ऐसे मैक्सिमा जो मिनिमा जो ऑब्टेन होंगे, बोले तो ऐसे धब्बा सा दिखाई देगा, इससे बड़ा धब्बा दिखाई देगा ड्यू टू द डिफ्रेक्शन। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल लेंस के कारण इसका डिफ्रेक्शन होगा, लाइट का डिफ्रेक्शन होगा, क्योंकि इसके भी किनारों पर मुड़कर जाएगा, है। तो इसकी ऐसी नहीं, ऐसी इमेज दिखेगी, इतनी बड़ी इमेज दिखेगी। देखा जाए तो इसमें ऐसे दिखेगा कि बीच में सेंट्रल मैक्सिमम दिखेगा और उसके चारों और फिर मिनिमाज और मैक्सिमाज का ऐसे रिंग सी दिखेगी, बट हमें एक पूरा धब्बा सा ही दिखता है, ठीक है। इसकी भी इमेज देखें तो ऐसी दिखेगी, ओके और नोट होगी। क्या दोनों इमेज आपको सेपरेट नजर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं एंगल कम कर दूं, मान लो ये स्टार यहां पर है, स्टार यहां पर होगा, तो हमें पता है कि इमेज यहां पर बनेगी, ऐसे बनेगी नहीं बनेगी। एंगल अगर कम हो गया, ये तो दो स्टार है, डिस्टेंट स्टार है, जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं, अगर वो कम है, देन क्या होगी, दोनों इमेज क्या होगी, ओवरलैप होगी। तो दोनों इमेज हमें एक ही दिखेगी या दो अलग अलग दिखेगी, एक दिखेगी। तो इसका मतलब ये जो मिनिमम एंगल है, ये मिनिमम एंगल है किसी भी जो डिस्टेंट जो स्टार्स है या डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनाया गया जो मिनिमम एंगल है, कि मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए कि जिससे कि ये दोनों अलग अलग दिखे, हमें रिजोल्ट दिखे। अगर उससे कम अगर एंगल होगा देन ये क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, हमें एक ही दिखेगा।
मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ, इससे और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी आ रही है, जानते हो, इसके दो हेडलाइट्स होती है, होती कि नहीं होती? ये कोई ऑब्जर्वर है और इससे गाड़ी बहुत अधिक दूरी पर है, तो ये जो हेडलाइट्स है इस पर कितना एंगल सबटेंड करेंगी? ये बहुत ही कम एंगल सबटेंड करेंगी, बहुत ही कम एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप देखो दूर लाइट अगर गाड़ी आती है रोड पर, तो हमें ऐसे लगता है कि उनकी एक हेडलाइट दिखती है, हमें एक ही डब्बा नजर आता है या दोनों अलग अलग दिखाई देंगी? एक ही नजर आता है दूर, अगर दूर है तो। लेकिन जैसे जैसे पास में आती है ये गाड़ी, अगर पास में आएगी, अगर ये गाड़ी पास में आ गई, यहां पर आ गई, ये एंगल इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? ये एंगल इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? और पास में आ गई, ये एंगल इंक्रीज हो गया कि नहीं हो गया? जैसे विजुअल एंगल की बात करी थी, वैसे उसमें भी वैसे ही लिया था हमने कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आती है तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये पास आएगी तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और एंगल इंक्रीज होने से हमें ये दोनों हेडलाइट अलग अलग दिखाई देने लगेगी, देने लगेगी ना। आप देखो गाड़ी की जो हेडलाइट है उसमें इतना ही लाइट देती है, दिखाई देती है, चारों तरफ ऐसे ही दिखता है, धब्बा सा दिखता है। धब्बा सा दिखता है या केवल हेडलाइट दिखती है? धब्बा सा दिखता है ना, वो ड्यू टू द डिफ्रेक्शन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दो जो लार्ज डिस्टेंस पर दो कोई ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कितना मिनिमम एंगल होना चाहिए कि जिससे कि इससे ये जो आपका टेलीस्कोप है, इससे जो बना जो इमेज है, वो दोनों इमेज है वो क्या हो, हमें रिजोल्व मिले। अगर उससे कम एंगल होगा देन क्या होगा, ये दोनों एक ही इमेज दिखाई देंगी, हमें अलग अलग इमेज दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। तो ये जो आपकी पावर है, इसी को हम, ये जो मिनिमम एंगल होगा, ये जो मिनिमम एंगल होगा जिसके लिए दोनों जो इमेज है, मान लो इनके बीच में, दोनों के बीच में मिनिमम एंगल ले लिया हमने, मान लो ये मिनिमम एंगल है, इस कंडीशन में क्या होंगे, देखो ऐसे दिखाई देंगे, एक तो ये दिख गया और एक ये दिख गया, जस्ट रिजोल्व हो रही है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अगर एंगल इससे कम हुआ तो दोनों एक ही दिखेंगे, हाँ इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना एंगल हो कि दोनों जो इससे दो इमेज मिलेगी वो अलग अलग दिखाई दे, रिजोल्व दिखाई दे। ओके, दिस मिनिमम एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्टेंस स्टार्स ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन लिमिट। इसको रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं कि भी इसकी इतनी लिमिट है, ठीक है ना। विभेदन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना ही होता है। विभेदन का मतलब, विभेदन है मतलब आप पीछुनो करा देखिए कि भी कंकर को विभेदित करते हैं, दानों कांकरा नाका करा विभेदित करना, वो इसकी रिजोल्विंग पावर है कि कितनी रिजोल्विंग पावर होता है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम जो एंगल होगा जिसके लिए दोनों अलग अलग आपको इमेज दिखाई दे, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन लिमिट बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, आ गया समझ में? ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये दो कोई आपके दूर स्थित कोई तारे हैं, इनके द्वारा ये जो अभिदर्शक लेंस है इस पर बनाया गया ये कोण हो गया, ठीक है ना। तो ये जो न्यूनतम कोण कितना होगा जिसके लिए इससे जो प्राप्त जो विवर्तन के कारण क्या होता है कि हमें एक इतना बड़ा नहीं है, धब्बा सा दिखाई देगा इमेज का, ऐसे ये मिनिमम एंगल ले लिया तो मिनिमम एंगल के लिए इसकी इमेज यहाँ बन गई और इसकी इमेज यहाँ बन गई, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर इससे कम ये दोनों पास आ गए या हम कहें कि ये दूर चले गए, तो दूर चले गए उस कंडीशन में एंगल कम हो जाएगा। एंगल कम हो जाएगा तो ये दोनों इमेज है वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, जिससे हमें दो नहीं एक इमेज दिखाई देगी, अलग अलग विभेदित दिखाई दे देगी। तो ये कम से कम एंगल कितना हो कि इस दूरदर्शी से प्राप्त जो प्रतिबिंब हो अलग अलग दिखाई दे, तो वो जो मिनिमम जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, दूरदर्शी की क्या बोलते हैं, दूरदर्शी की क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभेदन सीमा। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी द मिनिमम एंगल लिखना, द मिनिमम एंगल
द मिनिमम एंगल बिटवीन टू डिस्टेंट स्टार, टू डिस्टेंट स्टार्स, द मिनिमम एंगल बिटवीन टू डिस्टेंट stars subtended on objective lens, subtended on objective lens, subtended on a objective lens for which images obtained from the telescope, images obtained from the telescope are just result, just मतलब मात्र अलग अलग दिखाई दे, ठीक है ना, ज्यादा सेपरेशन नहीं, अलग अलग दिखाई देने चाहिए, are just result comma is called resolution limit of telescope. Okay, it is denoted by theta m, it is denoted by theta m, थीटा एम एंगल ही तो होगा ना, और मिनिमम एंगल है तो मिनिमम एम आ गया, न्यूनतम एंगल, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, देखो थीटा एम, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है 1.22, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ फॉर्मूला है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटली निकाला हुआ है 1.22 लेम्डा अपॉन डी। ओके, ये किस में होगा, इसको हमें रेडियन में लेना है, इसको किस में लेना है, रेडियन में, डिग्री में नहीं लेना है, अगर डिग्री में दिया तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और लेम्डा हमें पता है कि लेम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और डी क्या है, यार डिस्टेंस नहीं है स्क्रीन और उसके बीच की, डी स्क्रीन की और उसके बीच की डिस्टेंस नहीं है, यहाँ डी क्या है, डी है डायमीटर और अपर्चर, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, पता कि नहीं होता, इसका ये जो डायमीटर है डी, ये है कैपिटल डी, इसका डायमीटर कितना है ये, ठीक है ना, ये होगा डी, यहाँ पर कैपिटल डी है वो स्क्रीन और यहाँ पर स्क्रीन कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल डी है वो डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस है, या अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे लिखो, दूर स्थित दो तारों के मध्य वह न्यूनतम कोण
दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब मात्र, जिसके लिए दूरदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई देते हैं, विभेदित, मात्र विभेदित दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, कौमा दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। एरो लगा के नीचे लिखोगे, इसे थीटा एम से व्यक्त करते हैं। थीटा कौन होगा, एम का लो मिनिमम बोले तो न्यूनतम, ये थीटा एम से व्यक्त करते हैं और थीटा एम बराबर होगा 1.22 लेम्डा अपॉन डी। ये जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन से नहीं मिलेगा, वो एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो लेम्डा देखो यहाँ पर थीटा जो एम है उसको हमें रेडियन में लेना है। लेम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और डी जो है वो क्या है, अभिदर्शक लेंस जो है हमारे पास, अभिदर्शक लेंस का व्यास या द्वारक, ठीक है। तो यहाँ पर डी जो है वो स्लिट्स की स्क्रीन से डिस्टेंस नहीं है, यहाँ अभिदर्शक लेंस का व्यास है, ये व्यास हो गया डी, ठीक है ना। अब डबल स्टार लगाकर पॉइंट लिखेंगे, the reciprocal of the reciprocal of resolution limit of the reciprocal of resolution limit of telescope is called resolving power of telescope. जो रिजोल्यूशन लिमिट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। एरो लगा के नीचे लिखना, इट इज डिनोटेड बाय आरटी। आर बोले तो रिजोल्विंग, टी बोले तो टेलीस्कोप। रजनीगंधा तुलसी नहीं है ये, टी नीचे लिखना, ठीक है। तो हेंस आरटी इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो रेसिप्रोकल है ना। आरटी इक्वल टू क्या जाएगा कमल, मतलब ये आ जाएगा आरटी इक्वल टू 1/θm आ गया ना। रिजोल्विंग जो रिजोल्यूशन लिमिट है वो θm है, ओके। सिंस हमें पता है कि थीटा एम जो है वो हमारे पास कितना है 1.22 लेम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला होता है। हेंस आरटी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आरटी इक्वल टू फॉर्मूला आ गया 1 ये डी ऊपर चला गया, डी अपॉन 1.22 लेम्डा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, डबल स्टार लगाकर पॉइंट लिखना, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का आयुत क्रम, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का आयुत क्रम दूरदर्शी की विभेदन सीमा का आयुत क्रम कोमा उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है। उसकी क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता
कहलाती है। ठीक है, नीचे लिखना इसे RT से व्यक्त करते हैं, इसे व्यक्त करते हैं RT से व्यक्त करते हैं। तो उसके बाद में लिखना सिंस RT इक्वल टू 1 अपॉन 1 बटे युद्ध क्रम है तो 1 बटे ये क्या है विभेदन सीमा और इसका मान ये है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। अब एरो लगाकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार्स, if distance between two stars is small l, and distance between stars and objective lens and distance between stars and objective lens is small d, then resolution limit or angular resolution और एंगुलर रेजोल्यूशन के नीचे अंडरलाइन कर लेना। एंगुलर रेजोल्यूशन भी बोलते हैं इसको, कोणीय विभेदन बोले तो कोणी तो आता है थीटा मिनिमम, और एंगुलर रेजोल्यूशन इच, देखिए डायग्राम बनाकर देखते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे एरो लगा के लिखेंगे। यदि दूर स्थित दो तारों के मध्य दूरी स्मॉल एल, यदि दूर स्थित दो तारों के मध्य दूरी स्मॉल एल तथा इन तारों की अभिदर्शक लेंस से दूरी स्मॉल डी है तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा या कोणीय विभेदन, अंडरलाइन करना, कोणीय विभेदन के नीचे निम्न होगा। देखिए ये दो स्टार्स हैं, ठीक है, एक ये स्टार्स न्यूमेरिकल है, इस पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें क्या दी है, स्मॉल एल गिवन है, दे रखी है ना। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। हमें पता है कि फॉर द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, थीटा एम होता है कि नहीं होता। और इन स्टार की इन इससे जो डिस्टेंस दे रखी है वो स्मॉल डी दे रखी है, दे रखी नहीं दे रखी, दे रखी है ना। तो ये डायग्राम बनाकर हम नोट करेंगे। देखिए सिंस हमें पता है कि सिंस एंगल इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ओके। जो सिंस कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है 4/3 त्रिज्या होती है, होती कि नहीं होती, होती है। हेंस एंगल कितना है, थीटा एम है। अगर इसको हम सेंटर माने तो एंगल तो इतना, आर्क कितना बना है, एल बना है। अरे इसको सेंटर माने तो आर्क क्या होगा, एल ही होगा। तो आर्क क्या हो गया, एल हो गया, चाप एल हो गया, डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी, स्टार तो बहुत ज्यादा अधिक डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस हम ये मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो डी के इक्वल होगी अप्रोक्सीमेटली, ओके। तो डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी होगी, डी होगी और नॉट होगी। तो ये आ गया अपना थीटा एम बराबर एल अपॉन एल, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन डी।
अगर हमें थीटा मिनिमम नहीं दिया हो, न्यूमेरिकल में ये दिया होगा, दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस दी हो और ये स्मॉल डी दिया हो और कैपिटल डी दिया हो, लेमडा पूछे तो हम निकाल सकते हैं ना। थीटा एम नहीं दिया हो, एल और स्मॉल डी, तो हमें ये देखना है कि स्मॉल एल क्या है, दोनों स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है, कैपिटल डी क्या है, स्टार्स की ऑब्जेक्टिव लेंस की डिस्टेंस है। ओके, एंड अगर हम आर टी देखें तो आर टी इक्वल टू क्या देगा, चलो आर टी निकालने की जरूरत नहीं है, आर टी की जरूरत नहीं, ये इतना ही, ये आर टी तो इसी में है, इसमें नहीं। हेडिंग डालना, कैपेसिटी ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, कैपेसिटी ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की निर्भरता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हेडिंग डाल लेना, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता की निर्भरता किन किन चीजों पर निर्भर करती है, देखो ए बिंदु लेके, तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पर डिपेंड करती है, ठीक है। सिंस हमें पता है कि ये यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख सकते हो, सिंस आर टी जो है वो अपना आया था डी अपॉन 1.22 लैम्डा आया था कि नहीं आया था। वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, लाइट की वेवलेंथ पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, आर टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इफ लैम्डा इंक्रीजेज देन आर टी इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, आर टी डिक्रीजेज। If lambda decreases, then RT increases or decreases? RT increases. क्वेश्चन आ गया कि यदि इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को अगर इंक्रीज कर दें तो इसकी जो रिजोल्विंग पावर है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज कर देंगे तो RT डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज करेंगे तो RT इंक्रीज हो जाएगा, होगी और नॉट होगी। और रिजोल्विंग जो रिजोल्यूशन लिमिट है वो इसके अपोजिट होगी। अगर रिजोल्यूशन लिमिट पूछिए तो रिजोल्यूशन लिमिट अगर देखें तो रिजोल्यूशन लिमिट किस प्रकार से डिपेंड करेंगी, देखो चलो बात में लिख लेंगे, पहले इसको नोट। सेकंड इसमें लिख लेना, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डायमीटर बोले तो कैपिटल डी, ओके। अब विदर्शक लेंस के व्यास पर, अब विदर्शक लेंस के व्यास कैपिटल डी पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, सिंस आर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या, तो इफ डी इज इंक्रीजेस देन आर टी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, एंड इफ डी डिक्रीजेज देन आर टी डिक्रीजेज, ओके और नोट होगी।
तो ये रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं। नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में EMT में रीजनिंग क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। तो नोट लगाकर हम ये लिखें, अगर रिजोल्यूशन लिमिट और एंगुलर अगर रिजोल्यूशन की बात करें ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना विभेदन सीमा और कोणीय विभेदन, विभेदन सीमा कोणीय विभेदन। तो सिंस हमें पता है कि थीटा जो m होता है दैट इज इक्वल टू होता है 1.22 लैम्डा t। इसमें उल्टा हो जाएगा, इफ लैम्डा इंक्रीजेज देन थीटा m इंक्रीजेज, लैम्डा डिक्रीजेज देन theta m decreases, if d increases then theta m decreases, d decreases then theta m increases। इसमें उल्टा फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, इसमें वहां पर लेमडा इंक्रीज किया तो डिक्रीज हुआ था, या लेमडा इंक्रीज करने से इंक्रीज, डिक्रीज करने से डिक्रीज, डिक्रीज करने से इंक्रीज, इंक्रीज करने से डिक्रीज, ठीक है। तो अगर ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको रिजोल्यूशन लिमिट दे रखी है कि रिजोल्विंग पावर दे रखी है, क्योंकि दोनों जस्ट उल्टे हो जाते हैं फॉर्मूले, क्योंकि रेसिप्रोकल था वो, वहां पर लेमडा को इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। RT लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और थीटा m है वो लेमडा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब एडिंग लाना, सेकंड एडिंग। रिजोल्यूशन लिमिट एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप की हमने देख ली, माइक्रोस्कोप की देख ली। माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि देखो, माइक्रोस्कोप में ये है, उसमें डिस्टेंस, इसमें एंगल था और इसमें डिस्टेंस देखी जाएगी, ठीक है। जैसे हमें पता है कि ये माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई स्लाइड हम कोई टीनी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट है, जूम करके दिखाते हैं, ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो इन दोनों के क्या दिखेंगे, बड़े बड़े प्रतिबिंब दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बड़ी इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी, दिखेगी ना। अरे इन दोनों की हमें इस माइक्रोस्कोप से बड़ी इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी। अगर मान लो ये ऐसे है, यहाँ पर देखो जस्ट रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लो एक ये था ऑब्जेक्ट, ये था, अगर ये ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम कर दे तो इसकी तो इमेज ये बनी और इसकी इमेज ये बनी, दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए। तो दोनों ये जो ऑब्जेक्ट है, टीनी ऑब्जेक्ट, इनकी मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी जिसके लिए इनकी जो इमेज बड़ी बनेगी वो जस्ट हमें रिजल्ट दिखाई दे। मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अलग अलग लोग तो अब तो अलग अलग दिख ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो जिससे कि दोनों अलग अलग दिखाई दे। अगर इससे कम अगर डिस्टेंस होगी दोनों की तो हमें दोनों की जो इमेज है वो एक ही दिखाई देगी, ऐसे नहीं दिखाई देगा कि दो ऑब्जेक्ट होंगे,
ठीक है ना, वहां एंगल था, यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टीनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फॉर विच द इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप्स आर जस्ट रिजोल्ट। डिस्टेंस थी, वहां पर क्या था, एंगल था, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल ली होगी आपने। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टीनी ऑब्जेक्ट्स, the minimum distance between the two teeny objects for which images obtained from the microscope, for which images obtained from the microscope are just result, is called resolution limit of a microscope. Okay, it is denoted by small s. Small s से represent, it is denoted by small s. हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, दो सूक्ष्म वस्तुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी, दो सूक्ष्म वस्तुओं के मध्य वह न्यूनतम दूरी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई देते हैं, कोमा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो पहले परिभाषा विभेदन सीमा की है। सूक्ष्मदर्शी की क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। ठीक है, एरो लिखना, इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एस। ठीक है, तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास दो टीनी ऑब्जेक्ट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों की डिस्टेंस कितनी लेनी है हमें? मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? ऐसी होगी ना। ये हमारे पास कौन सा लेंस होगा? इसके पास में ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस ही होंगे। ठीक है, और ये इसके कहां पर रखा होगा? फोकस पर रखा होगा। कहां प्लेस्ड होता है? फोकस पर। ये जो एंगल है, ये एस अगर मिनिमम है तो एंगल भी क्या होगा? मिनिमम ही होगा। ये कम होगी तो एंगल भी कम हो गया ना। ये थीटा एम आ गया। ठीक है, तो हमें एस निकालना है। क्या निकालना है? एस। एस मिनिमम डिस्टेंस ही निकालनी है। तो अगेन वही फॉर्मूला लेना है। सिंस क्या होता है? सिंस एंगल इक्वल टू क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है यहाँ पर?
थीटा एम है एंड दैट इज इक्वल टू आर्क क्या है, एस है, और रेडियस क्या होगी इस कंडीशन में, एफ हो गई। तो एस बराबर क्या आया बताओ, एस बराबर क्या आ गया, थीटा एम इंटू क्या आ गया, एफ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, एस ही तो चाहिए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन। अब सिंस हमें पता है कि थीटा जो एम होता है वो वही होगा जो उसमें लिया था, थीटा एम बराबर होता है 1.22 लेम्डा अपॉन ए डी, ठीक है। हेंस एफ एस इक्वल टू आ जाएगा 1.22 लेम्डा एफ अपॉन ए डी। दिस इज द फॉर्मूला। अब डबल स्टार लगाकर कोड लिखना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डबल स्टार लगाकर। लिखो, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का युतक्रम, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का युतक्रम, वहां पे भी विभेदन सीमा का युतक्रम था और यहाँ पे भी युतक्रम होगा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का युतक्रम कोमा उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है, उसकी क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है, उसकी विभेदन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। एरो लगा के नीचे लिखना, इसे आर एम से व्यक्त करते हैं। वो आर टी था, बोले तो टी बोले तो टेलीस्कोप, ये आर एम है, एम बोले तो माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डबल स्टार लगाकर पॉइंट लिखना, the reciprocal of resolution limit of microscope is called resolving power of microscope। is called resolving power of microscope. It is denoted by RM। अगला पॉइंट लिखना RM से, वो T था टेलीस्कोप, RM है तो माइक्रोस्कोप। तो RM इज इक्वल टू 1/s हो गया। हेंस S इक्वल टू हमारे पास क्या आया फॉर्मूला, 1.22 लेम्डा F अपॉन ए डी। हेंस हमारे पास RM इज इक्वल टू आ जाएगा 1D, ऊपर चला जाएगा D अपॉन 1.22 लेम्डा अपॉन एफ। तो ये नोट कर लेना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ये आ जाएगा। ये हमारे पास देखो, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है, उसमें फोकल लेंथ नहीं थी, इसमें फोकल लेंथ आ रही है साथ में। बाकी तो फॉर्मूला इतना तो सेम ही है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए, तो इसमें फोकल लेंथ पे भी डिपेंडेंसी है। अब एडिंग डालना, dependency of resolving power of microscope, dependency of resolving power of microscope।
dependency of resolving power of microscope, dependency of resolving power of microscope। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडिंग डालना। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की निर्भरता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की निर्भरता। देखो सिंस हमारे पास जो आरएम का जो फॉर्मूला आया है वो आया d अपॉन 1.22 लेमडा एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ही हमें डिपेंडेंसी मिल जाएगी। तीन चीजों पर निर्भर करती है, डी, लेमडा और एफ पर। कर रही कि नहीं कर रही? तो फर्स्ट हमारे पास ए आ गया ऑन वेवलेंथ लेमडा ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश की तरंगधैर्घ्य लेमडा पर, लेमडा पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है? लेमडा पर कर रहा है कि आरएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है कि नहीं है? तो इफ यदि लेमडा को अगर हम इंक्रीज करते हैं देन आरएम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इफ लेमडा को अगर हम डिक्रीज करते हैं देन आरएम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? सेकंड है ऑन डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर बोलते हैं कैपिटल डी। अभिदर्शक लेंस के द्वारा के व्यास लिख देते हैं, व्यास कैपिटल डी पर। कैपिटल डी पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। इस फॉर्मूले से देखो तो आरएम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है। तो यदि डी को अगर हम इंक्रीज करते हैं देन आरएम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तब आरएम इंक्रीज होगा। इफ D decreases then RMA also decreases। अगर C देखें ऑन फोकल लेंथ स्मॉल एफ of objective lens okay, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी पर फोकस दूरी अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आरएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है कि नहीं है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले से देखें तो इफ यदि एफ को अगर हम इंक्रीज करते हैं देन आरएम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इफ एफ को अगर डिक्रीज करते हैं देन आरएम क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो अगर हम डिपेंडेंसी देखें किसकी, डिपेंडेंसी ऑफ रिजोल्यूशन लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप जस्ट अपोजिट होगा। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा की निर्भरता, तो विभेदन सीमा का जो फॉर्मूला आया था वो हमारे पास आया था S = 1.22 लैम्डा एफ अपॉन टी। उल्टा आ जाएगा फॉर्मूला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ये होता है। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। इफ लैम्डा इंक्रीजेज देन एस आल्सो इंक्रीजेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या हम पहले ऐसे लिख लेते हैं कि एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा। देन इफ, या सीधे लिख लो, एस इंक्रीजेज देन लैम्डा इज आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, इफ एस इंक्रीजेज देन if lambda increases then s is also increases। ठीक है, और if lambda decreases then s also decreases, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट देखिए, तो s is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो if f increases then S is also increases. If F decreases, then S is also decreases. नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो S क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। S क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। ठीक है, तो इफ D increases then S decreases, if D decreases then S increases। ओके, समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, इज क्लियर। तो संडे तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, संडे को सभी बच्चे अपने होमवर्क चेक करवाएंगे। होमवर्क कैसे चेक करवाना है वो आपको पता है। ये नहीं कि यहाँ तक पूरा होमवर्क कंप्लीट करके ही चेक करवाओ, जितना आपने होमवर्क कर लिया है उतना चेक करवा लो। इनके मान लो नेट की समस्या है
वीडियो एक दिन में पूरा नहीं होता है, 2-3 दिन में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होमवर्क जरूर चेक करवाओ। जितना भी हो गया है उतना होमवर्क जरूर चेक करवाओ, चाहे वो आप 10 टॉपिक पीछे हो, लेकिन होमवर्क जरूर चेक करवाओ। ठीक है, धन्यवाद। 1.5 घंटा।